आप सभी को नमस्कार। हम आज थ्री लैंग्वेज फार्मूला के बाद एक और नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हम बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4 का लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में एक ऐसे टॉपिक का जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला को कैसे अलग अलग करके आपके बीच प्रस्तुत किया गया है। अगर कि उसमें कोई भी आपको डाउट्स हो तो एक बार आप हमको कमेंट बॉक्स में या मैसेज के माध्यम से आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक डिसाइड किए हैं, जब बात आती है पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का, तो उसमें एक और टॉपिक थ्री लैंग्वेज फार्मूला के बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। लेकिन उससे पहले थ्री लैंग्वेज फार्मूला को 3 भागों में बांटने का जो कंसेप्ट आया है, जैसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज और एक कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज का जब बात आया है। तो हम जब बात करते हैं थ्री लैंग्वेज फार्मूला में, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कौन कौन से लैंग्वेज को रखा गया है। जब संविधान बना था सबसे पहले, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो एक बार उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम क्षेत्रीय लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज के बारे में हर एक स्टेट का बात करेंगे कि कौन स्टेट का कौन सा अपना क्षेत्रीय भाषा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब संविधान बना था तो संविधान में 17वें भाग में, पहले वीडियो में ये बताया गया है कि 17वें भाग में आपको आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है। तो हम पहले ऑफिशियल लैंग्वेज का बात करते हैं, राजभाषा के बारे में। तो सबसे पहले आर्टिकल 343 में ये कहा गया कि भारत का एक ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। तो और उसके बाद फिर आप आर्टिकल 344, 345 में बताया गया है कि उस आर्टिकल में क्या रखा गया, क्या चीज का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं, उस समय आर्टिकल 344 पर हम जब बात करते हैं, तो 344 में एक राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के सलाह से एक आयोग की नियुक्ति की गई थी 1955 में, जिसको हम लोग बीजी खरे अध्यक्षता किए थे। उसके अध्यक्ष थे बीजी खरे, और उन्होंने अपने सरकार के पास 56 में अपना रिपोर्ट सौंपा था कि कौन कौन से भाषा का वर्णन संविधान में किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित राजभाषाओं का जो वर्णन किया गया है, तो सबसे पहले उसको हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं कि वो राजभाषा में कौन कौन से लैंग्वेज हैं, जिसका ऑल ओवर इंडिया में आप उस लैंग्वेज के बारे में जान लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे सेपरेट करेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो आप जान ही रहे हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज, किस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सा है। तो बात हम करते हैं 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें आपका फर्स्ट नंबर पे असमिया, बंगला, गुजराती जैसे टोटल 22 भाषाओं का संविधान में उल्लेख किया गया है। जब संविधान बना था तो उसमें भाषा नहीं थे। उस समय आपका 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, और बाद में कुछ भाषाएं जोड़े गए हैं, तो उसका भी वर्णन आपको मिलेगा। तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि राजभाषा कौन कौन से लैंग्वेज का राजभाषा का दर्जा प्राप्त दिया गया है। असमिया, बंगला, गुजराती, सिंधी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, बंगला, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद जो आपका 52वां संविधान संशोधन करके 2003 में जो 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जो जोड़ा गया है, उसमें हम 4 भाषाओं का रखते हैं। मैथिली,
संथाली, डोंगरी एवं बोडो। तो इस तरह से राजभाषा के रूप में हमारे पास 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। राजभाषा के रूप में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है ऑल ओवर इंडिया का जब हम बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे चूंकि ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा के रूप में हम हिंदी का बात करते हैं, एक लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, तो इससे पहले इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में हम इंग्लिश को अपना रहे हैं। हम बात यहाँ पे थोड़ी सी फोकस करेंगे क्षेत्रीय भाषा के बारे में कि रीजनल लैंग्वेज क्या होता है। तो सबसे पहले जब रीजनल लैंग्वेज का बात आता है तो हमारे क्षेत्र के आसपास जो भाषा बोली जाती है उसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा का नाम देते हैं या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। जैसे झारखंड के संदर्भ में हम बात करते हैं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो झारखंड के लगभग 15 से 16 भाषा क्षेत्रीय भाषा है। उसी प्रकार आप देखेंगे तो हर स्टेट का अपना अपना कोई क्षेत्रीय भाषा होती है। हर स्टेट का अपना अपना कोई क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे हम बात करते हैं, आप सबसे पहले उत्तर भारत का हम बात करते हैं। हम सेपरेट पहले स्टेट को समझेंगे, उत्तर भारत, उसके बाद जिसको हम नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, मतलब सबसे पहले उत्तर भारत, उसके बाद दक्षिण भारत, उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वोत्तर और उसके बाद पश्चिमी। तो जैसे सबसे पहले में यहाँ पे बात आती है नॉर्थ इंडिया में, तो चूंकि उत्तर भारत में हम लोग देखते हैं तो राजभाषा के रूप में हिंदी, और आपको पहले भी वीडियो में ये बताया गया कि राजभाषा के रूप में हिंदी का आर्टिकल 343 में कहा गया है कि राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आप अगर की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, तो ऑल ओवर इंडिया में एक राजभाषा तो है, भारतीयता के रूप में एक राजभाषा के रूप में हिंदी को हम अपना लिए हैं, लेकिन वहाँ के जम्मू कश्मीर का भी कोई अपना क्षेत्रीय भाषा होगा, जम्मू कश्मीर का भी अपना कोई क्षेत्रीय भाषा होगा। उसी तरह से हर स्टेट का अपना अपना क्षेत्रीय भाषा होता है, जिसमें भी उल्लेख किया गया है। जैसे अभी हम आपको 22 भाषाओं के बारे में वर्णन किए, तो उसमें आप देखेंगे कि हर भाषा का कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है। जैसे मान लीजिए अगर कि गुजरात का बात करते हैं तो वहाँ पे गुजराती भाषा का क्षेत्रीय भाषा के रूप में वो है। उसी तरह से हर स्टेट का अपना अपना क्षेत्रीय भाषा है। जैसे हम जम्मू कश्मीर का बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का भी अपना क्षेत्रीय भाषा होगा। एक ऑफिशियल राजभाषा के रूप में हम हिंदी को मान लेते हैं, राज्यभाषा को के रूप में हिंदी को। और क्षेत्रीय भाषा का जब बात आता है तो जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्रीय भाषा कश्मीरी डोंगरी का नाम आता है। जो जैसे वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ पे वो कश्मीरी बोलते हैं या डोंगरी बोलते हैं। ये वहाँ का 2 लैंग्वेज क्षेत्रीय लैंग्वेज हो गया, जिसको हम क्षेत्रीय लैंग्वेज कह सकते हैं, कश्मीरी और डोंगरी। उसी तरह से जब हम बात करते हैं अगले स्टेट का, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि सर इसमें क्षेत्रीय भाषा को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले हर स्टेट को डिफाइन करेंगे। जैसे अभी हमने उत्तर भारत के एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को बताया कि वहाँ 2 लैंग्वेज, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का 2 लैंग्वेज कौन सा है, कश्मीरी और डोंगरी। ये क्षेत्रीय भाषा है। उस क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में बोले जाने वाली, इसको हम एक तरह से परस्पर संपर्क भाषा का भी नाम देते हैं, और इसमें आत्मीयता का ज़्यादा बोध होता है। जैसे आप देखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे आज तो चूंकि एजुकेशन ज़्यादा फोकस हो गया है पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल में, लेकिन आज के अगर कि 10 से 15 साल पहले का हम बात करते हैं तो चूंकि गवर्नमेंट स्कूल का ज़्यादा था, अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा भी अच्छे हो जाते हैं तो अपने आप को पब्लिक स्कूल में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिलता है कि आप देखेंगे कि जब भी आप अपने घर वाले से या अपने स्कूल फ्रेंड से मिलते हैं तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ना हिंदी में बात करते हैं ना इंटरनेशनल लैंग्वेज में बात करते हैं। एक
क्षेत्रीयता के रूप में उनसे हम आपस में बात करते हैं। इसी को हम क्षेत्रीय भाषा के रूप में कहते हैं। जैसे कश्मीरी, डोगरी, अगर ये कश्मीरी आपस में मिलते हैं तो ये एक आत्मीयता का बोध कराता है, उसे हम क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्टेट के बारे में। जैसे उत्तर भारत में उसके जस्ट जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे तो वहाँ पे एक और स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, एक क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज होगा, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश को हम लोग मानते हैं तो एक इंग्लिश ऑफिशियल इंटरनेशनल लैंग्वेज भी होगा। तो हिमाचल प्रदेश में जो लैंग्वेज बोली जाती है क्षेत्रीय भाषा के रूप में, तो वहाँ पे एक तो हिंदी है, दूसरा पंजाबी और तीसरा जो बोला जाता है नेपाली, जिसको ये नेपाली वहाँ के क्षेत्रीय भाषा है। और इस तरह से आप देखेंगे तो ये जैसे हिंदी आपका ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया और आपका वहाँ पे पंजाबी और नेपाली एक तरह से राजकीय भाषा चाहे या क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी हम इसका दर्जा दे सकते हैं। उसी प्रकार से जब बात आती है हिमाचल प्रदेश के बाद नीचे कौन सा स्टेट है मैप में आप देखेंगे तो आप मैप में देखेंगे तो नीचे कौन सा स्टेट है, हम बात करते हैं तो हरियाणा। हरियाणा में जब बात आती है राजकीय भाषा के बारे में तो वहाँ पे हरियाणा में आपको जो लैंग्वेज मिलेंगे हिंदी, पंजाबी और उर्दू, हिंदी, पंजाबी और उर्दू। उसी तरह से जब हम बात करते हैं पंजाब में भी, पंजाब का भी अपनी राजकीय भाषा होगा पंजाबी, हिंदी। यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा, राजकीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, राजकीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा। जैसे राज्य की भाषा, राज्य की एक जो प्रमुख भाषा जनरली आप उत्तर भारत में बात करेंगे तो हिंदी को हम मानते हैं, क्योंकि हर काम हिंदी में क्षेत्रीय भाषा के राजकीय भाषा के रूप में होती है। उसके बाद दूसरे भाषा का दर्जा जिसको दिया जाता है उसको हम राजकीय भाषा कहते हैं। और क्षेत्रीय भाषा जो उस क्षेत्र में बोली जाती है उसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। अब जैसे पंजाब वाले क्षेत्र में कौन सी भाषा अधिकतर बोली जाती है तो वहाँ पे पंजाबी अधिक बोली जाती है। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे भाषाएं जिसको बोलने वालों की संख्या काफ़ी कम है, बोलने वालों की संख्या काफ़ी कम है, तो वहाँ पे वो राजकीय भाषा के रूप में नहीं आ पाते हैं, उनको क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी दर्जा दिया जाता है। तो हम बात करते हैं जैसे पंजाब का हो गया पंजाबी और हिंदी। उसी तरह से हम बात करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड का कौन सा हो सकता है राजकीय भाषा, तो उत्तराखंड में हिंदी, उर्दू, पंजाबी और नेपाली, क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड ये थोड़ा सा नेपाल से सटे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे नेपाली भाषा का भी प्रभाव होता है। तो हिंदी, उर्दू, पंजाबी और नेपाली। उसके बाद हम जब बात करते हैं उत्तराखंड के बाद अब दिल्ली को देख लें। दिल्ली में हिंदी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली। चूँकि दिल्ली भारत की राजधानी है तो वहाँ तो आप देखेंगे तो सारे भाषा का मिश्रण मिलता है, लेकिन अक्सर आप राजकीय भाषा के रूप में जब जाते हैं तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली को दिया जाता है। उसके बाद हम जब बात करते हैं दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा के रूप में हिंदी और उर्दू को दिया गया है। उसी तरह से राजस्थान का हम जब बात करेंगे तो राजस्थान में भी आपका हिंदी, पंजाबी और उर्दू भाषा है। उसी तरह से मध्य प्रदेश का जब बात आती है हिंदी, मराठी और उर्दू। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद हम जो बात करते हैं छत्तीसगढ़ी और हिंदी।
छत्तीसगढ़ का जब बात आता है तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी। उसी तरह से बिहार हिंदी, मैथिली और उर्दू। उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो अब जैसे थोड़ा सा पूर्वोत्तर में हम घुसते हैं। पूर्वोत्तर में का जब बात करते हैं तो 7 सिस्टर स्टेट के बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। ये सब 7 सिस्टर स्टेट जैसे बोला जाता है। यहाँ का आप देखेंगे कि चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते भाषा में थोड़ा सा आपस में संपर्क भी होते रहता है, मतलब कहने का कि वहाँ का रहन सहन एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलते रहता है। तो वहाँ पे हम जैसे बात करेंगे अपना झारखंड का, तो झारखंड में जो राजकीय भाषा का दिया गया है हिंदी, संथाली, बंगाली और उर्दू। उसी तरह से हम बात करेंगे सिक्किम का, नेपाली, हिंदी, बंगाली। उसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, बंगाली, नेपाली, हिंदी और असमिया। तो ये 7 सिस्टर स्टेट का हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नागालैंड, बंगाली, हिंदी और नेपाली। मिजोरम में जब बात करते हैं बंगाली, हिंदी, नेपाली, असम, असमिया, बंगाली, हिंदी, बोडो और नेपाली। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिपुरा का, बंगाली, हिंदी, मेघालय, बंगाली, हिंदी और नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, हिंदी और बंगाली। उसके बाद उड़ीसा का बात करते हैं, उड़िया, हिंदी, तेलुगु और बंगाली। उसके बाद गुजरात, थोड़ा सा पश्चिम में घुसेंगे, गुजरात का बात करेंगे तो गुजराती, सिंधी, हिंदी, मराठी और उर्दू। उसी तरह से आप महाराष्ट्र का जब बात करेंगे मराठी, हिंदी, उसके बाद मराठी, हिंदी, उर्दू और आपका एक और वहाँ पे लैंग्वेज बोला जाता है गुजराती। अब थोड़ा सा और नीचे अगर के हम आएंगे साउथ में तो हम बात करेंगे कर्नाटक की जो भाषा बोली जाती है राजकीय भाषा के रूप में कन्नड़, उर्दू, तेलुगु, मराठी और तमिल। उसके बाद जब हम बात करते हैं दमन और दीव का, दादर नगर हवेली, गुजराती, हिंदी, मराठी। दादर नगर हवेली में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे गुजराती, हिंदी, कोंकणी और मराठी। उसके बाद जब गोवा का बात आता है कोंकणी, मराठी, हिंदी और कन्नड़। केरल का मलयालम, लक्षद्वीप मलयालम, तमिलनाडु तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, पुडुचेरी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उर्दू। उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम। तो ये वहाँ की इतने भाषाओं का जब बात हम करते हैं तो आप देखेंगे कि संविधान में करीब करीब इन सारी भाषाओं का उल्लेख किया गया। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं जो संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान में जो भाषा का उल्लेख किया गया है एक बार हम फिर से 22 भाषा का उल्लेख करते हैं। नंबर फर्स्ट असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी, उसके बाद बोडो। ये संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इस तरह से हम जब बात करते हैं, अब जैसे आप देखेंगे, आप एक और बात यहाँ पे हम संवैधानिक कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
में कौन सी भाषाओं में काम हो। तो संविधान में प्रावधान किया गया था कि संसद एक कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जितने भी वहाँ पे कुछ दिन तक आपका काम अंग्रेजी में होगी, लेकिन संसद कुछ दिन में इस अपने भाषा में जैसे हिंदी में उसको अपना लेंगे। तो ये राजकीय अब यहाँ पे कंसेप्ट आप समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। एक तो हो गया मेरा हिंदी, उसके बाद राजकीय भाषा या फिर उसको हम क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी कह सकते हैं, राजभाषा, राजकीय भाषा और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। तब धीरे धीरे स्थिति क्लियर हो रहा होगा कि ये 3 लैंग्वेज फार्मूला का कंसेप्ट आ रहा है। अब जैसे अगर कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, कोई अगर कि कश्मीर का लड़का है और वो हिंदी जान रहा है, इंग्लिश जान रहा है, हिंदी और इंग्लिश जान रहा है, तो वहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि अगर कि वो कश्मीरी और डोगरी भाषा नहीं जान रहा है और उसको उस क्षेत्र में अगर कि अपनी सेवा देना पड़े, उस क्षेत्र में अपनी सेवा देना पड़े, तो हो सकता है कि ग्रामीण स्तर पे उसको दिक्कत हो सकता है। आप अक्सर देखेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे और बात ले सकते हैं कि आज क्षेत्रीय भाषाओं का इतना प्रभाव लोगों पे क्यों पड़ रहा है। एक तो आप देखेंगे जैसे हम गुजराती भाषा का बात करते हैं, उड़िया का बात करते हैं, बंगाल में बंगाली का बात करते हैं, तो वहाँ के जितने भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सेट हो या पीसीएस लेवल का जो एग्ज़ाम हो या टीचर लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आप या तो जैसे बंगाल में आपको 2 लैंग्वेज मिलेंगे, एक आप बंगाली चूज कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। उसके बाद गुजरात में जाएंगे तो गुजराती या फिर आप वहाँ का गुजराती या फिर इंग्लिश। तो कहने का मतलब कि आज अक्सर देखेंगे कि स्थानीयता का जो बात होती है, स्थानीयता का बात होती है कि राज्य में जब उस राज्य के नागरिक को जो नौकरी देने की बात आती है तो वहाँ पे स्थानीयता का बात होती है, और स्थानीयता को क्षेत्रीय भाषा से भी डिफाइन करने की बात कही गई है। अब जैसे हम बात करते हैं, आप अगर कि झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आप असमी, बंगाली या उड़िया लैंग्वेज नहीं जानेंगे। अब आप वहाँ पे जाएंगे और उस लैंग्वेज अगर कि नहीं जानते हैं तो आपको वहाँ गवर्नमेंट, जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे अब हम झारखंड का अपना बात करते हैं, अब जैसे झारखंड में राजकीय भाषा हिंदी, उर्दू, संथाली, हिंदी, उर्दू, संथाली, ये भाषा झारखंड के राजकीय भाषा होगा। लेकिन इसके अलावा भी झारखंड के क्षेत्रीय भाषा और हैं। जैसे अब झारखंड का क्षेत्रीय भाषा कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन से हैं, तो हम बात करते हैं कि झारखंड के क्षेत्रीय भाषा के रूप में, झारखंड के क्षेत्रीय भाषा के रूप में तो सबसे पहले हम जैसे आप देखेंगे हिंदी, हिंदी के बाद ये तो राजभाषा हो गया, चाहे इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी झारखंड में कम से कम 15 भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है, जिसका हम अभी आपको नाम बताएंगे कि कौन कौन सी भाषा झारखंड का क्षेत्रीय भाषा है। और उसके बढ़ावा देने के लिए झारखंड में क्षेत्रीय भाषा रिसर्च सेंटर भी खोला गया है, या यहाँ की यूनिवर्सिटी में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई भी की जाती है। तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि झारखंड में कौन कौन सी भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है, जैसे कौन कौन सी भाषा हो सकती है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के क्षेत्रीय भाषा। यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि क्षेत्रीय भाषा है, जैसे आप रांची में रह रहे हैं, आप रांची में रह रहे हैं, आपको हिंदी आती है, संपर्क भाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में आप हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं या बोलते हैं, समझते हैं।
एक लैंग्वेज आप इंटरनेशनल लैंग्वेज अच्छे से जान रहे हैं, कोई भी आप इंग्लिश अच्छे से जान रहे हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा के रूप में, कि आप क्षेत्रीय भाषा यहाँ का जान रहे हैं। रांची में अगर कि आप रह रहे हैं, तो चूंकि रांची में मुंडा आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ पे नागपुरी भाषा बोली जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जितने जनजाति हैं उतने तरह के भाषा भी क्षेत्रीय भाषा का बोला जाता है। जैसे अब हम बात करते हैं झारखंड के संदर्भ में, कि झारखंड में कितने प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। तो भारत में झारखंड में 32 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। झारखंड में 32 जनजाति, जिसमें आप कह सकते हैं, आप इसको दो तरह से समझेंगे, एक अनुसूचित जाति, एक आदिम जनजाति। अनुसूचित जनजाति में आदिम जनजाति जो बहुत पुराने हैं उनको हम लोग आदिम जनजाति में रखते हैं। तो लगभग झारखंड में 8 आदिम जनजाति हैं, जैसे कोरबा, हो, बिरहोर, ये कोरबा, हो, बिरहोर, उसके बाद ये आपको आदिम जनजाति में आते हैं और अनुसूचित जनजाति में आते हैं। तो इनके प्रभाव से ही क्षेत्रीय भाषा का यहाँ उद्भव या अभी परंपरा जो चली आ रही है कि क्षेत्रीय भाषा भी यहाँ बोला जा रहा है, वो अभी तक बचा हुआ है। तो चूंकि झारखंड में तो 32 प्रकार के जनजाति हैं, तो वहाँ पे जब हम बात करेंगे कि 32 प्रकार के जनजाति, तो यहाँ का क्षेत्रीय लैंग्वेज भी लगभग आप 15 क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं, जिसका हम अभी जिक्र करेंगे। जैसे कौन कौन सा क्षेत्रीय लैंग्वेज हो गया? संथाली, नागपुरी, खुरठा, कुरमाली, अंगिका, खड़िया, कुड़ुक, मैथिली, बंगाली, उड़िया, हो, उर्दू, मुंडारी, मगही, भोजपुरी। ये यहाँ के एक तरह से क्षेत्रीय लैंग्वेज है। अब जैसे हम बात करते हैं कि आप रांची में बात करते हैं, तो जैसे रांची का अगर की बात करेंगे तो यहाँ रांची में क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी बोली जाती है। ये जो क्षेत्र है आपका रांची का, यहाँ पे क्योंकि नागपुरी भाषा का ज़्यादा प्रभाव, यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी भाषा बोली जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पे हम जैसे कॉम्पिटिटिव के लिए क्षेत्रीय भाषा का कॉम्पिटिटिव में क्या उपयोग है, एक प्रश्न हमको यहाँ पे जानना अनिवार्य होगा कि आज अगर कि क्षेत्रीय भाषा पर हम जब इतना फोकस कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय भाषा में इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? एक तो आप देखेंगे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से। दूसरा, क्षेत्रीय भाषा भी जीवित रहे। ऐसा ना कि हम हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से जान गए और पता चला कि क्षेत्रीय भाषा वहाँ के लोगों के बारे में जान ही नहीं पाए। मतलब आप कह सकते हैं कि उस क्षेत्र की संस्कृति, सभ्यता, या आप कह सकते हैं संस्कार, ये सारे चीज़ों को बचाने के लिए आज हमको क्षेत्रीय भाषा की आवश्यकता पड़ती है, या उसको हमको बढ़ावा देना आवश्यक है। तो जैसे हम बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा में, जैसे अभी हम प्रश्न ये किए थे कि आज क्षेत्रीय भाषा में जो इतना प्रभाव दिखाया जा रहा है, जैसे उसमें जैसे आप अगर कि झारखंड का स्पेशल टेट वगैरह भी यहाँ पे लिखेंगे, तो वह यहाँ भी क्षेत्रीय भाषा का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक वहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्षेत्रीय भाषा से लगभग 30 क्वेश्चन आपको प्रश्न पूछे जाते हैं सिर्फ क्षेत्रीय भाषा से, और उसका मेरिट बनता है। तो हम बात यहाँ पे करते हैं क्षेत्रीय भाषा का, और यहाँ तक आप जैसे झारखंड के बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जैसे रांची विश्वविद्यालय, वहाँ पे आप जाएंगे तो क्षेत्रीय भाषा में यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी तक की भी पढ़ाई होती है, और वो क्षेत्रीय भाषा काफ़ी
बढ़ चढ़ के लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब स्टेट में आप बात करते